आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। अस्पताल में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर शोक जताया है, राहुल गांधी ने इस पर शोक जताया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी अब बात हो रही है। इसके अलावा सवाल भी तमाम उठ रहे। देर रात 2 बजे का वक्त जब अस्पताल में आग लगी, नर्स ने जैसे ही वार्ड का दरवाजा खोला, धुआं उठता हुआ उसको नजर आया, जिसके बाद अस्पताल के दूसरे स्टाफ को इसके बारे में सूचित किया गया। 7 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो गई है, जिस पर दुख भी जताया है। खुद गृह मंत्री ने अस्पताल स्टाफ से जो हमारी बात हुई है, डॉक्टर से बात हुई है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि पर्याप्त मात्रा में वहां पर स्टाफ मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कैसे बच्चों को सही समय पर नहीं बचाया जा सका, ये बड़ा सवाल। नहीं, अभी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। एक मिनट। पूरी घटना क्या हुई, आपको कैसे पता चला, आपने किस तरीके से बाहर निकाला लोगों को? सर, मैं यहाँ पे बैठा था, ड्यूटी कर रहा था अपनी। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है SNCU में। तो जैसे मेरे को कॉल आया, मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया। तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो मेरे साथ में और जो गार्ड थे, मैं उनको कॉल किया, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आए। हम अंदर गए, हमसे कुछ नहीं हुआ, यानी ज़्यादा कुछ कर नहीं सके हम उस साइड में। हम वहाँ से नीचे उतरे, पूरा खाली करवा दिए। फर्स्ट फ्लोर पे 6 और 7 नंबर पूरा खाली करवा दिए। वहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से हम पीछे साइड से तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है, वहाँ की सीढ़ी लिए। सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े। वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। वहाँ में से फिर वो आधे बच्चे तो जल गए थे सर, और जो बच्चे जले नहीं थे वो भी फिर वो मर गए थे। तो ये पूरा यानी 3-3:30 बजे तक के ऐसा हमारा चला प्रोग्राम निकालने का। आपका नाम? गौरव रेपाड़े। आप यहाँ क्या करते हो? स्थानीय स्टाफ जिसकी जो बता रहे थे वक्त क्या था, 2 बजे के आसपास का वक्त, 1:45 बजे जैसा वो बता रहे हैं कि पता चला कि आग लगी है, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर गए। शीशे तोड़कर वहां से बच्चों को भी निकाला गया। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं वहां पर 2 या फिर उससे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ भी होता है। खासतौर पर नाइट ड्यूटी की अगर बात करें, क्षमता अगर इस पूरे वार्ड की देखी जाए तो 35 करीब बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया जा सकता है। इस वक्त 17 बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। बच्चों की फीडिंग से लेकर उनकी देखभाल और टेम्परेचर चेक करने तक का सारा इंतजाम और सारी जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नर्सिंग स्टाफ की होती है। नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी ज्यादा होती है अक्सर इस तरह के जो वार्ड्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं उसमें। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये कि जब नर्स ने दरवाजा खोला तब नर्स को एहसास हुआ कि वहां से धुआं उठ रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो कि अब आगे भी उठेंगे। सवाल सबसे बड़ा यहां पर मौत के अस्पताल के विलेन कौन कौन है? अस्पताल प्रशासन। दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि जांच के बाद भी पूरी रिपोर्ट आएगी। फायर डिपार्टमेंट क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? स्थानीय निकाय पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौत के अस्पताल के विलेन कौन कौन है? स्वास्थ्य विभाग, वो टीम जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थी, कहां थी, क्यों वार्ड के अंदर मौजूद नहीं थी? हमारे साथ इस वक्त पंकज खेलकर जुड़ चुके हैं। सारे सवाल, सबका जवाब मिलना जरूरी। अब एक एक करके तमाम वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे और बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम। पंकज। देखिए नवजोत, ये जो घटना रात 2 बजे के करीब हुई है और जो बातें सामने आने लगी कि नर्स को पहले एहसास हुआ कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है न्यू नेटल न्यूबॉर्न बेबीज़ का, वहाँ से धुआं आ रहा है, ऐसा
वहाँ के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर प्रमोद खंडाते, उन्होंने आज तक से बात करते हुए ये बात कही कि नर्स को पता चला और जब उसने बाकी लोगों को जानकारी दी और सब लोग उस वार्ड की तरफ दौड़े, तब उन्होंने अंदर धुआं देखा। उन्हें भी सांस लेने की तकलीफ हो रही थी और बाकी जो नवजात थे वो बहुत ही नाजुक स्थिति में थे। जब नवजात थे 17 में से 10 की मौत हो गई, उनका बदन काला पड़ चुका था। तो ये बदन काला पड़ना एक शिशु के शरीर पर बर्न मार्क्स यानी जलने के निशान पाए जाना ही बताता है कि वहाँ मौत का तांडव यानी धुआं और आग काफ़ी देर तक हो रहा था। और इसीलिए ये जो नवजात शिशु जो कि वहाँ पे रखे थे, उनकी तबीयत पहले से ही नाजुक होती है, इसीलिए उन्हें इस न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मेडिकल स्टाफ होता है आमतौर पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। और इसीलिए वहाँ पर जब ये सारी घटना हुई और जो नवजात शिशु वहाँ पर तड़प कर उनकी मौत हो गई, जलने से उनकी मौत हो गई और कोई देखने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई है। और जो हमारी बात अभी उस सिविल सर्जन जो कि उस अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि ये अस्पताल की कैपेसिटी 485 बेड्स की है, यानी तकरीबन 500 बेड का ये बहुत ही बड़ा अस्पताल है, मल्टी स्टोरीड हॉस्पिटल है। और इसीलिए सवाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ के सीनियर स्टाफ मेंबर्स कहाँ थे, जो राउंड्स लेने होते हैं वो लिए जाते हैं या नहीं, जो ऐसे नवजात शिशुओं को वहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, वहाँ पर तो हर घंटे नर्स का या फिर वहाँ पे डॉक्टर्स का आना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना ये होते रहता है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे सवाल के जवाब अब प्रशासन को, उस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको देने होंगे। यहाँ तक के जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें अब ये सब उसके ऊपर क्या कदम उठाते हैं, क्या कार्रवाई होती है, क्या मदद होती है। इस अस्पताल में जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मरीज वहाँ पर है, जिस प्रकार से कुछ दृश्यों में तो दिखाई दे रहा है कि माएँ या रिश्तेदार उन नवजात शिशुओं को अपने साथ लेकर बाहर बैठी हुई है। तो ये सारा दृश्य बहुत ही दर्दनाक है और इस पर अब जवाबदेही राज्य के मंत्रियों की भी है और उस जिला अस्पताल भंडारा जिले के स्वास्थ्य विभाग की भी है। बिल्कुल, पंकज रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमने कुछ देर पहले डॉक्टर साहब से भी बात की थी, वो भी आपको सुनवाते हैं आखिर उनका क्या जवाब था इसको लेकर। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल स्थिति क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि वो बच्चे जिनको बचाया गया उनकी हालत अभी कैसी है? उसमें नियर अबाउट 17 बच्चे एडमिट थे, उसमें से हम तो 10 बच्चे हैं तो एक्सपायर हुए, 7 बच्चों को हम बचा सके और 7 बच्चों की कंडीशन अच्छी है। जी, अभी क्या किसी तरह की कोई और इश्यूज उन बच्चों को नहीं है जिनको बचाया गया? उनको कहाँ पर रखा गया है डॉक्टर साहब? जिनको बचाया गया उनको नेक्स्ट वार्ड में शिफ्ट किया है, उनको वहाँ रखा है, उनको ट्रीटमेंट चालू है, पीडियाट्रिशियन के अंदर उनका ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर साहब सवाल तो देखिए जी, डॉक्टर साहब सवाल बहुत सारे उठेंगे और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस वार्ड में इतने सारे बच्चे होते हैं, क्या वहां पर, जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, जिस वार्ड में इतने सारे बच्चे होते हैं, क्या वहां पर नाइट ड्यूटी में कोई दूसरा स्टाफ, कोई नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था? क्योंकि 2 बजे जब नर्स दरवाजा खोलती है तो वहां पर धुआं था, क्या वहां पर उस वक्त कोई और स्टाफ मौजूद नहीं था? पहले जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, वहाँ मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी थे और स्टाफ भी ड्यूटी पे थे। जी, तो फिर जब धुआं पूरे वार्ड में फैल गया तब कैसे जानकारी मिली? नहीं, जैसे ही स्टाफ नर्स को पता चला कि एक जो यूनिट है आउटबोर्न यूनिट, वहाँ जैसे ही उनको ये लगा कि वहाँ बहुत ज्यादा स्मोक धुआं ये हुआ, तो इनकी सिस्टर वहाँ अंदर गई। अंदर जाने के बाद इतना धुआं था कि वो ये नहीं हुआ, उनको भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो चुका था, लेकिन तो भी उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। सभी वरिष्ठ डॉक्टर सब लोग इमीडिएटली वहाँ आए और जितने बच्चों को उनको निकाले। डॉक्टर प्रमोद, जो खबर मिल पा रही है वो ये कि 2 बजे का वक्त था जब नर्स ने दरवाजा खोला, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वो काफी पहले हुआ होगा, इसीलिए धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। नहीं, जब हुआ तब सिस्टर वहीं थी, ड्यूटी पे थी। यानी आपका कहना है कि सिस्टर वार्ड के अंदर मौजूद थी, आप ये बताना चाह रहे हैं?
हाँ, आवाज में थी तभी तो। बचने बचाने की या फिर अल्फाजों को ट्विस्ट करने की कोशिश भले ही तमाम हो, लेकिन पंकज यहाँ पर एक बात तय है, और ये सवाल जब मैंने किया डॉक्टर साहब से तब क्या जवाब मिला आपने सुना, और आप भी बिल्कुल वही सवाल सुबह से उठा रहे। देखिए, शॉर्ट सर्किट पहले ही हुआ होगा, इसीलिए इतने बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, नर्स वहीं पर मौजूद थी, नर्स ने देखा वहां पर शॉर्ट सर्किट होते हुए। देखिए नवजोत, जो डॉक्टर ने खुद हमें बताया कि बदन काला पड़ चुका था, तो बदन तो कुछ ऐसे 1 सेकंड में या 10 सेकंड में काला नहीं पड़ता है। जब वहाँ पे लगातार धुआं निकलते रहता है या लगातार आग है, और जो हर एक ये न्यूनेटल केयर यूनिट होता है, हर एक यूनिट में एक शिशु को रखा जाता है, उसको वहाँ पर एक बल्ब भी जलता है ताकि उसको एक पर्याप्त मात्रा में कम टेम्परेचर में ही सही, लेकिन जो हीट देनी होती है, जो तापमान वहाँ का संतुलित रखा जाता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, फीडिंग आर्टिफिशियल तरीके से होता है, क्योंकि जो नाजुक हालत में इन नवजात शिशुओं को वहाँ पर लाया जाता है, कुछ घंटे के जन्म के बाद ही उनको वहाँ पे रखा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सतर्कता और देखरेख होती है। और ऐसी देखरेख के यूनिट में क्यों कोई नहीं था, और जब शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं निकला, आग निकली, तो कोई वहां पर नहीं था, इसीलिए तो ये घटना हो गई। शायद उस फ्लोर पे ही कोई नहीं हुआ होगा, तभी अगर धुआं निकल रहा है तो एक फ्लोर पे तो तुरंत पता चलता है। फायर अलार्म्स होते हैं, वो कहाँ थे? ऐसे सारे सवालों के जवाब अब उस डॉक्टर के सीनियर्स को भी देने होंगे, और जिला प्रशासन को भी देने होंगे, और राज्य सरकार को भी देना होगा। बिल्कुल, और इस बीच राज्य सरकार की तरफ से भी खबर यही आ रही है कि जांच के आदेश उस पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं। पंकज, नजर आप बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में करीब 50 कौवों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ गई है। जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। बर्ड फ्लू का खौफ देश के दूसरे हिस्से से उड़ता हुआ राजधानी तक पहुंच गया। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क की हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ कौवों की मौत हो रही है। जब ये खबर सरकार तक पहुंची तब हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आनन फानन में निर्देश दिया और रैपिड रिस्पांस टीम पार्क में पहुंची। पशुपालन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मयूर विहार के पार्क में रिस्पांस टीम को 17 कौवों की लाश मिली, जिसमें से 4 को जांच के लिए भेज दिया गया है और बाकी को गहराई में दफन कर दिया गया। ये 4-5 दिन से रोज मर रहे हैं, 40-50 कौवे डेली मर रहे हैं। डेली मर रहे हैं। हाँ, उन्हें दबवा दें। इसके पहले ऐसा होता था? नहीं। तो आप जैसे कहाँ पे दबवा दे रहे हैं उनको, कहाँ पे ये अच्छा, ये जो जगह जगह पे ये गड्ढे बना रखे हैं आपने। दिल्ली के दूसरे इलाके में भी कौवों की मौत की खबर से दहशत है। द्वारिका के एक पार्क में 2 कौवों की लाश मिली है, जिसमें एक सैंपल को भोपाल के लैब के लिए भेजा गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 कौवों की मौत हुई है, जिसमें से 4 सैंपल को जालंधर के लैब में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार ने देश में तेजी से पांव पसारते बर्ड फ्लू के बीच पहले ही रैपिड रिस्पांस टीम ऐलान कर दिया है और हालात पर पैनी नजर रख रही है। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओखला पक्षी विहार में अभी तक एक भी परिंदे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दहशत का आलम ये कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है और मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। देश भर में बर्ड फ्लू का खौफ है और उस खौफ का असर क्या दिल्ली के मुर्गा मंडियों में हो रहा है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा ब्यौरा लेंगे। कई सारे प्रिकॉशन रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई जहां पर भी कोई मौत होती है किसी पक्षी की या चिकन की, तो उसको सीधे पिट में डाला जाए, और भी बाकी तैयारियां हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको बताने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आप लोगों ने इस पूरे मंडी में व्यवस्था रखी?
इस मंडी के लिए हमने अपना स्टाफ भी लगाया हुआ है, सपोर्टिंग स्टाफ, जो हमारा डेली रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है। और हम एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, जो जहां से जिस पोल्ट्री फार्म से बर्ड्स आती हैं, लाइव बर्ड, तो वहां के रजिस्टर्ड वेटरी डॉक्टर के थ्रू एक हेल्थ सर्टिफिकेट आता है कि दीज ऑल बर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा 90% जो प्रॉब्लम है वो वहीं फिनिश हो जाती है। फिर भी हम 10% को और श्योर करने के लिए लाइव बर्ड का इंस्पेक्शन करते हैं, रेगुलर सैंपलिंग वगैरह हमारी होती रहती है। बर्ड फ्लू खतरनाक है, लेकिन खतरा टाला जा सकता है अगर हम सावधान होंगे। सावधान रहिए और बर्ड फ्लू के खौफ से दूर रहिए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के सैंपल्स को लैब में भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, ये हैं वो 6 राज्य जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने 4 दूसरे राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। जी, हमारा कंट्रोल रूम लगातार सभी प्रदेशों के संपर्क में है। जो जिस प्रदेश सरकार को जो मदद चाहिए वो केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है और कर भी रही है। हिमाचल प्रदेश के पौंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप है। मुख्यमंत्री अलर्ट हैं और सरकार चौकन्नी है। उस सारे एरिया को जो है उसको हमने रोका है। बाकी पशुओं को वहाँ जाने से, आदमी को जाने से लगभग जो एरिया जो 10 किलोमीटर के एरिया में हमने जो है सर्विलेंस रखी है उसमें कि वहाँ कम से कम जो है वो हम कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, पशु ना जाएं, जानवर ना जाएं। इस दृष्टि से हमने वो कोशिश की है। वायरस की दहशत हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब तक पहुंच गई है, लेकिन पंजाब में अभी तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला किया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सूबे के सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर समेत 11 जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत है, चाहे चिकन खाने की बात हो या फिर अंडे खाने की। लोग परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर ये थोक अंडे की दुकान है जहाँ पर आज का ये रेट लिखा हुआ है। तो इस तरह से थोक दुकान पर हमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग अंडा खरीदने आ रहे हैं, पहले की तुलना में कम आ रहे हैं, क्या लोगों में डर है। क्या नाम है? मोनू। क्या लोग कम आ रहे हैं खरीदने के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ ऐसा थोड़ा बहुत है। और अब बात किसान आंदोलन की, जो 45वें दिन भी जारी है। न किसान मान रहे हैं, न ही सरकार। कल एक बार फिर से 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। एक बार फिर से बात तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर ही अटक गई है। सरकार कृषि कानून वापस लेने पर राजी नहीं है, किसान उससे कम पर मान नहीं रहे हैं। और इधर आज सोनिया गांधी भी किसानों के मुद्दे पर अपने आला नेताओं के साथ बैठक करेंगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। फिर वही ढाक के 3 बात। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख की वजह से किसानों और सरकार की बातचीत 2.5 घंटे भी नहीं चली। किसान कृषि कानूनों को हटाने की मांग पर अड़े थे तो सरकार उन्हें लागू करने पर अड़ी थी। नतीजा फिर मैच टाई हो गया। मीटिंग में कोई नहीं निकला, मीटिंग बेसट्टा जी। सरकार ने कह दिया कि अपने मंत्री ने कह दिया, खेतीबाड़ी मंत्री ने, कि कोई भी जिहड़ा वा वो कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि देश के लोग कानून को साथ में है, कानून को अच्छा बोल रहे हैं। कानून वापस नहीं होंगे, असि क्या ही कानून वापस कराएंगे। गल और डराक जारी है। क्या आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं। सरकार ने क्या कहा? सरकार तो कहती है भी रिपील नहीं होती। अच्छा, रिपील नहीं होता तो फिर बुलाया क्यों नहीं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि रिपील कराएंगे। अगर ये रिपील नहीं होंगे तो फिर हमको बुला दीजिएगा। किसानों ने आज सरकार से 2 टूक में पूछ लिया कि आप मामले का हल निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें लिख कर दे दीजिए। किसानों ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।
सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। निपिल को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता के बयानों पर एतराज जताया, साथ ही सरकार को जिद छोड़ने की नसीहत भी दी। मीटिंग में सरकार के पक्ष से कहा गया कि जब ऐसा ही गतिरोध बना रहेगा तो बेहतर है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सरकार ने बैठक के दौरान किसानों को ऑफर दिया कि अगर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा उनके पास कोई ऑफर है तो उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि अगली बातचीत में इस मामले का हल जरूर निकलेगा। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 8 दौर में सिर्फ छठे दौर में कुछ नतीजा आया था, जिसमें सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली थी। उसके बाद से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अब किसानों के साथ सरकार की अगली बातचीत 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। सवाल ये है कि क्या उस बातचीत में समाधान निकलेगा या फिर किसानों को मिलेगी एक और तारीख। सबसे कम देर तक बैठक चली क्योंकि सरकार ने आते ही साफ कर दिया था कि हमको पूरे देश का सोचना है, कुछ लोगों का नहीं सोचना है, क्योंकि बाकी जगह पर लोग चाहते हैं ये कानून रहे और इस कानून का फायदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों पर आप चर्चा करें। किसानों को साफ तौर से अपील की, लेकिन किसानों ने आज बैठक में मौन व्रत भी धारण किया और उन्होंने आज लंगर भी नहीं खाया। किसानों ने मीटिंग में सरकार के सामने नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की कि अगर इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेंगे। अब अगली बैठक 15 जनवरी को बुलाई गई है। सरकार ने फिर कहा है कि हम चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो और किसान इस बिल पर चर्चा करें। कैमरामैन अशोक बहनोट के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।